Hello everyone and welcome to my channel Mentoring Young Learners. Today we are going to start Science Class 7 Climate and Adaptation Part 2. So students, by the end of this session you are going to understand factors affecting the weather of a place. That is temperature, humidity, rainfall and precipitation. So now let us understand factors affecting the weather of a place. The weather of a place is affected by the factors like temperature, humidity and rainfall. And these factors are called elements of weather. So students, किसी एक जगह का weather किन किन चीज़ों से प्रभावित हो सकता है वो है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. तो अब हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे. टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, हमारे दिन की शुरुआत होती है सनराइज से और सनराइज के समय में जो टेम्परेचर है वो बहुत ही लो रहता है, राइट. बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, हमें बहुत फ्रेश लगता है, सुबह के टाइम बहुत ही अच्छा लगता है. उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगता है. टेम्परेचर क्यों इंक्रीज़ होने लगता है? क्योंकि जो सनलाइट है वो धीरे धीरे सराउंडिंग्स को वार्म करने लगते हैं. तो सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है पूरे दिन का वो होता है दिन के समय में, आफ्टरनून के समय में. ठीक है. उसके बाद धीरे धीरे सन की जो लाइट है वो डिक्रीज़ होने लगती है, सनसेट होने की तरफ होने लगता है. उससे क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज़ होने लगता है. ठीक है. और धीरे धीरे सराउंडिंग्स भी कूल होने लगते हैं. तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होते जाता है सराउंडिंग्स भी कूल होते जाते हैं. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होते जाता है सराउंडिंग्स वार्म होते जाते हैं. तो इससे हमारे वेदर पे इफेक्ट पड़ता है. तो जो मिनिमम टेम्परेचर है पूरे दिन का वो हम कब मेज़र करेंगे? अर्ली मॉर्निंग में. और मैक्सिमम टेम्परेचर जब दिन के समय में, जब सूरज हमारे हेड पे होता है. ठीक है. तो इस तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर को हम मेज़र कर सकते हैं. सो आपने देखा स्टूडेंट्स किस तरीके से मॉर्निंग टू इवनिंग हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज होते रहता है बिकॉज ऑफ द सनलाइट, जो कि हमारे दिन को अफेक्ट करता है. ठीक है. हमारी एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है. अब हम देख लेते हैं प्रॉपर डेफिनेशन. टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज़ अ मेज़र ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट कंटेन्ड इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है. जो भी हीट पूरे दिन भर में हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है उसे हम एक टेम्परेचर के रूप में मेज़र कर सकते हैं. इट इज़ मेज़र्ड यूजिंग अ थर्मामीटर. और इस टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक थर्मामीटर है. और ये कोई ऐसा वैसा थर्मामीटर नहीं है. इट इज़ अ स्पेशल थर्मामीटर कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर. ठीक है. इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर भी मेज़र करेंगे और मिनिमम टेम्परेचर भी मेज़र करेंगे. द यूनिट्स यूज्ड आर ईदर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट. 2 डिग्रीज़ का यूज़ कर रहे हैं, डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है. ऑलराइट. सो टेम्परेचर क्या है और उसे कैसे मेज़र करना है ये हमें समझ में आ गया होगा. चलिए अब हम समझ लेते हैं ह्यूमिडिटी क्या है. नाउ स्टूडेंट्स, जब सनलाइट वाटर पे पड़ती है तो वाटर इवेपोरेट होने लगता है और वाटर वेपर्स के फॉर्म में आने लगता है. अब ये वाटर वेपर्स एयर में मिक्स हो जाएंगे एंड दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी. सो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी. जब ये वाटर वेपर्स एयर में मिक्स हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी. लेकिन किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एयर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को ही कंटेन कर सकती है. ठीक है. इसीलिए जब एयर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स को अपने में कंटेन कर लेती हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड एयर. दैट मीन्स कि अब एयर और वाटर वेपर्स को कंटेन नहीं कर सकती हैं, वो अब सैचुरेटेड एयर है. ठीक है. तो जो वार्म एयर होती है स्टूडेंट्स वो ज़्यादा वाटर वेपर्स को कंटेन कर सकती है और कूल एयर है वो कम वाटर वेपर्स को कंटेन करती है अपने में. ठीक है. इसीलिए आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जो विंटर्स में हवाएं चलती हैं वो थोड़ी सी ड्राई होती हैं क्योंकि कूल एयर वाटर वेपर्स को ज़्यादा कंटेन नहीं कर सकती. लेकिन जो गर्मियों में हवा चलती है वो थोड़ी सी ह्यूमिड होती है. क्यों?
क्योंकि वार्म एयर में वाटर वेपर्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ह्यूमिडिटी समझ में आ गई होगी। चलिए स्टूडेंट्स, एक बार हम इसे इसकी डेफिनेशन के साथ समझ लेते हैं। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। द एयर होल्डिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड एयर। ठीक है, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब इस ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, इट इज़ कॉल्ड हाइग्रोमीटर। ठीक है, इससे हम ह्यूमिडिटी को मेज़र कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है। रिलेटिव मतलब हम किसी से रिलेट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर व्हेन कंपेयर टू द अमाउंट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड एयर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। यानी कि उस टेम्परेचर पे यदि सैचुरेटेड एयर होगी तो कितना वाटर वेपर्स कंटेन कर सकती है, बट उसमें अभी इस वक्त कितना है, ये इन दोनों के बीच का कंपैरिजन ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है। ठीक है, जिसे हम हाइग्रोमीटर से मेज़र कर सकते हैं। सो टिल नाउ वी हैव अंडरस्टूड द टू एलिमेंट्स ऑफ वेदर, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. Now let us understand another element of weather, that is rainfall. Okay students? So students, सन की हीट की वजह से पानी इवेपोरेट हो रहा है, वाटर वेपर्स के फॉर्म में आ गया। अब ये वाटर वेपर्स ऊपर एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे और छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स के फॉर्म में क्लाउड में मिक्स हो जाएंगे। और जब वापस से क्लाउड में से ये पानी की बूंदें बरसने लगेंगी अर्थ पे, उसे हम रेनफॉल बोलेंगे। ठीक है, तो पानी का इवेपोरेट होना, क्लाउड्स में टाइनी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आना और उसके बाद वापस से इन ड्रॉपलेट्स का अर्थ पे फॉल बैक हो जाना ही रेनफॉल है। लेट अस अंडरस्टैंड वंस अगेन. The sun's heat evaporate the water in water bodies to form water vapor. Now this water vapor rises into atmosphere, cools and condenses to form tiny water droplets in clouds. These droplets eventually fall back to the earth as rain. ठीक है, तो इस तरीके से रेनफॉल हो जाती है। अब कितनी रेनफॉल हुई है किसी जगह पर, ये हम एक्सप्रेस करते हैं मिलीमीटर्स में। उसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, इसे हम कहते हैं रेन गॉज। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट रेनफॉल को मेज़र करने में काम आता है और रेनफॉल किस जगह पर कितनी हुई है इसे हम मिलीमीटर्स में पता लगा लेते हैं। सो रेनफॉल क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वाटर वेपर्स का वापस से अर्थ पे आ जाना ही रेनफॉल है। अब स्टूडेंट्स, जो वाटर वेपर्स हैं वो सिर्फ पानी के फॉर्म में ही वापस नहीं आते हैं, दूसरे फॉर्म्स में भी वापस आते हैं। जो वाटर वेपर्स ग्राउंड पे दूसरे फॉर्म्स में वापस आते हैं उसे हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। अब जैसे कई बार रेन जो है फ्रीज हो जाती है और आइस में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद जब ये फॉल होती है तो इसे हम कहते हैं स्लीट। तो ये आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा होगा, ये बारिश की बूंदें हैं जमी हुई फॉर्म में। ठीक है, क्लाउड से पानी ही बरस रहा था लेकिन रास्ते में जम गया, तो इसे हम बोलेंगे स्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कंडीशन आती है वो है जब वाटर ड्रॉपलेट्स क्लाउड्स में ही आइस के फॉर्म में जमी रहें। ठीक है, आइस क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो वो स्नो के फॉर्म में फॉल होती हैं अर्थ पे। ठीक है, जो मेल्ट नहीं होती है। इसके बाद में एक और कंडीशन है, जब आइस के क्रिस्टल बहुत बड़े बड़े हो जाएं, ठीक है, तो वो हेल स्टोन्स के फॉर्म में फॉल होते हैं अर्थ पे, कुछ इस तरीके से। तो ये है प्रेसिपिटेशन, मतलब रेनफॉल के ही डिफरेंट टाइप्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेदर ऑफ अ प्लेस लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन. In our next class, we shall see the factors affecting the climate of a place. For more such videos, please subscribe to my channel. Thank you for watching.